Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. I am Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. आज हम कवर कर रहे हैं जितने भी important international treaties और agreements होते हैं, ठीक है. तो so far we have covered the Tashkent agreement, we have covered the Shimla agreement, the Panchsheel agreement, और अब हम कर रहे हैं लाहौर डिक्लेरेशन. सी वैसे तो भारत और पाकिस्तान के जो आपस में राजनीतिक संबंध हैं, जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, वो जाने जाते हैं आपस में बिटर रिलेशंस के लिए और जो भी आपस में उनके डिस्प्यूट्स हैं. हाउएवर लाहौर डिक्लेरेशन फॉर अ चेंज वाज वन ट्रीटी जिसकी वजह से ऐसी उम्मीद आई थी कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अब नॉर्मलाइज हो जाएंगे. अटल बिहारी वाजपेयी जी के आने की वजह से और जो दोनों तरफ जो लीडर्स थे दोनों कंट्रीज के, तो ऐसा लग रहा था कि अब जो है इम्प्रूवमेंट होगा. बट देखते हैं क्या लाहौर डिक्लेरेशन था, वो कैसे साइन हुआ, कब साइन हुआ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे एंड मच मोर. ठीक है, तो करते हैं हम अपनी क्लास स्टार्ट. दैट इज ऑन लाहौर डिक्लेरेशन. सो यू सी द लीडरशिप. यहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ दिखते हैं, दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी. ठीक है, तो ये दो लीडर्स थे जिन्होंने ये स्पेसिफिक अग्रीमेंट साइन किया था, विच इज लाहौर डिक्लेरेशन. लाहौर डिक्लेरेशन वाज साइन इन द ईयर 1999. फरवरी के महीने में, मतलब 1999 जो साल था उसकी शुरुआत में लाहौर डिक्लेरेशन स्टार्ट होता है. और हम देखते हैं कि उस साल के लगभग जून मई में जाते जाते दोनों ही देशों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. इनफैक्ट उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि आफ्टर द लाहौर डिक्लेरेशन जो दोनों कंट्रीज के आपसी संबंध हैं वो सुधर जाएंगे और वो दोनों ही कंट्रीज जो है शांति की तरफ बढ़ेंगी. मगर ऐसा नहीं हुआ एंड everyone was taken aback. Alright, so देखते हैं. The Lahore Declaration was a bilateral agreement signed between India and Pakistan. ठीक है, तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक बायलेटरल अग्रीमेंट साइन हुआ और दोनों कंट्रीज कौन सी? हमारा भारत और पाकिस्तान. ठीक है, इट वाज एन अटेम्प्ट टू फॉस्टर कोऑपरेशन एंड कोएक्सिस्टेंस. सो कि दोनों ही जो कंट्रीज हैं आपस में कोऑपरेट करेंगी और आपस में कॉर्डियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगी. फाइन, ये था हमारा एम बिहाइंड लाहौर डिक्लेरेशन. इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव था कि जो मिलिट्री फोर्सेस हैं अलोंग द बॉर्डर्स उनको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाएगा. सो बेसिकली मिलिट्री लेवल पर हम डी एस्केलेशन चाहते थे. द ट्रीटी वाज साइंड ऑन 21 फरवरी 1999. ठीक है, एंड एट द कंक्लूजन ऑफ अ हिस्टोरिक समिट इन लाहौर. ठीक है, तो ये हमारा लाहौर डिक्लेरेशन. लाहौर एक शहर है पाकिस्तान में, जैसे शिमला एक शहर है भारत में, और वहाँ साइन ऑफ शिमला अग्रीमेंट इन 1972. वैसे ही लाहौर एक देश है, एक शहर है पाकिस्तान देश में, और यहाँ पर लाहौर डिक्लेरेशन साइन होता है कब? 1999 फरवरी के महीने में. ठीक है, द डिक्लेरेशन वाज साइंड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ. द अकॉर्ड वाज वाइटल टू इंडो-पाक रिलेशंस एज इट केम एट अ टाइम जब दोनों ही कंट्रीज आपस में न्यूक्लियर टेस्ट कर चुकी थी. जैसे भारत ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो दोनों ही जो है बहुत पावरफुल कंट्रीज उभर के आ रही थी इंटरनेशनली, और दोनों के लिए बहुत ज़रूरी बन गया था कि दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, इंश्योर करें कि एटलीस्ट हम इतना प्रॉमिस कर सकें कि जो न्यूक्लियर वेपन्स जो अभी टेस्ट किए गए हैं वो सेफ हैंड्स में हैं और उनका एक्सीडेंटल या कोई आर्बिट्ररी यूज आपस में ना हो. ठीक है, सो अंडर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करी जा रही थी कि जो एटॉमिक आर्सनल्स हैं इनका ऑपरेशनल यूज बहुत ही सोच समझ के हो, बल्कि ना ही हो तो बेहतर है. इट सिग्नल्ड अ मेजर ब्रेक थ्रू इन ओवरकमिंग द हिस्टोरिकली, हमारे तो स्ट्रेन्ड रिलेशंस रहे हैं, हमें पता है. 47 में वॉर हुआ है, 65 में वॉर हुआ है, 71 में वॉर हुआ है. तो कॉन्स्टेंटली हम देख रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पोस्ट इंडिपेंडेंस देयर वर डिफरेंट प्रॉब्लम्स. अगर फुल फ्लेजेड वॉर नहीं भी रहा है तो दोनों कंट्रीज ऑफन बॉर्डर डिस्प्यूट्स में दोनों कंट्रीज ने अपने आप को पाया. ठीक है, तो इस ट्रबल स्ट्रेन रिलेशनशिप को फाइनली हमें लगा था कि एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिल गया और आगे सब ठीक होगा. हालांकि ऐसा हुआ नहीं, हम सबको पता है. ठीक है, आगे चलते हैं की हाइलाइट्स देखते हैं 1999 के हमारे लाहौर डिक्लेरेशन के. पहला हाईलाइट बात करें, रिकग्निशन ऑफ न्यूक्लियर डायमेंशन.
रिसेंटली, बहुत रिसेंटली दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स गेन किए थे एंड द डिक्लेरेशन एक्नॉलेज्ड द न्यूक्लियर एस्पेक्ट। जो हमारा सिक्योरिटी एनवायरनमेंट था इसमें एक नया एलिमेंट आ गया था और नया एलिमेंट क्या था? न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स किसी देश के पास आना, उसके पावर, उसके इंटरनेशनली जो भी जियोपॉलिटिक्स में उसकी पोजीशन है उसमें बहुत बदलाव ले आता है। ठीक है, द टू कंट्रीज एम्फसाइज द नीड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू इंश्योर सेफ एंड ऑथराइज्ड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ऐसे नहीं है कि किसी भी कोई भी टेररिस्ट हैंडल यूज कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स, किसी के भी हाथ में है। इट वाज इंश्योर्ड, क्योंकि सी पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर आप एक न्यूक्लियर पावर हैं इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबली जो है उन वेपन्स को यूज कर रहे हो। सो पूरा जो हमारा लाहौर डिक्लेरेशन है 1999 का, ये समवेयर न्यूक्लियर वेपन्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, कमिटमेंट टू इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेस्ड कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन इन द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर में जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस का जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इंडिया की तो आप देखेंगे डिप्लोमेटिकली आप देखो चाहे फिलोसॉफिकली देखो, इंडिया ने हमेशा पीसफुल को एग्जिस्टेंस को सपोर्ट किया है कि हम पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे, ना हम आपकी एग्जिस्टेंस थ्रेटन करेंगे, ना आप हमारी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करेंगे, राइट। बट ऑफिशियली पॉलिटिकली हमने लाहौर डिक्लेरेशन में वंस अगेन यूएन चार्टर में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा कौन सा, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का, उसको हमने रिकग्नाइज किया। ऑलराइट, बात करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की। तो शिमला एग्रीमेंट जो हमारा 1971 इंडो पाक वॉर के बाद में साइन हुआ था, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी लाहौर डिक्लेरेशन में डिस्कशन होता है दोनों ही पार्टीज के बीच में। द यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट से हम समझते हैं आर्म्स मतलब वेपन्स, डिसआर्मामेंट्स मतलब उसके आगे वेपन ना बढ़ाना। द डिक्लेरेशन एम्फसाइज शेयर्ड कमिटमेंट टू द गोल्स ऑफ डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब जो वेपन रेस है, जो आर्म रेस है, उसको कंट्रोल करने की तरफ भी दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBMs। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेना, कुछ ऐसे स्टेप्स लेना जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे के इंटेंशंस और एक्शंस को लेकर कॉन्फिडेंट रह सकें। उससे क्या आता है? रीजन में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर पाते हैं अपनी नेबरिंग कंट्री का बिहेवियर, और दोनों ही कंट्रीज ने ये एफर्ट डाला कि एक दूसरे के जो सिक्योरिटी एस्पिरेशंस हैं उनको समझ सकें और उस हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकें। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने काफी जो है दे एक्सप्रेस गुड zeal and vigor. Now, peace and security as priority, दोनों ही कंट्रीज ने ये एक्नॉलेज किया कि उनके लिए इस मोमेंट पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है शांति और सुरक्षा, पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इट एम्फसाइज दैट एन एनवायरनमेंट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी ही दोनों कंट्रीज के नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए अभी कुछ भी नहीं है। रिजॉल्विंग ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग द मैटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर शुरू का मतलब 1947 से ही एक इम्पॉर्टेंट, ऑल्दो इम्पॉर्टेंट तो खैर वो बन जाता है क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड प्रॉब्लमैटिक टेरिटरी रही थी, तो इसको लेकर भी हम कोशिश करेंगे कि पूरी सेंसिबिलिटी के साथ अच्छे से हम पीसफुली डिसाइड कर सके कि जम्मू कश्मीर का जो सवाल है उसका जवाब क्या होगा। ठीक है, कश्मीर इशू, इंडिया एंड पाकिस्तान अग्रीड टू इंटेंसिफाई देयर एफर्ट्स टू रिजॉल्व ऑल कन्फ्लिक्ट्स, जो भी कश्मीर रीजन में जो इंस्टेबिलिटी है, इंसर्जेंसी है, उसको लेकर जो भी परेशानियां हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको रिजॉल्व करने का दोनों देशों ने प्रण लिया लाहौर डिक्लेरेशन के समय। कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म, बिकॉज सी इस ये जो हमारा टाइम है इसमें साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम शॉर्ट में सार्क भी कहते हैं, हम ये जो मल्टीलेटरल बॉडी थी, ठीक है, और इसका यही मल्टीलेटरलिज्म का ऑब्जेक्टिव था, उसको लेकर हम दोनों ही कंट्रीज ने अग्रीमेंट दिखाया और एक दूसरे को सपोर्ट दिखाया। टेररिज्म, द लाहौर डिक्लेरेशन आल्सो कॉल्ड फॉर स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट टेररिज्म, बिकॉज हम सभी को पता है, इट्स अ वेल नोन फैक्ट दैट पाकिस्तान में जो है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, उस तरफ से हमेशा एफर्ट्स की गई हैं। इंडिया टाइम एंड अगेन, इंडिया ने एविडेंस तक भी दिए हैं दैट ये जो पूरी बिकॉज पाकिस्तान की तरफ से कॉन्स्टेंटली जो डिनायल आता है दैट नो, पाकिस्तान डजंट सपोर्ट टेररिज्म एज इन द स्टेट, द कंट्री, द गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट टेररिज्म। हमने बार बार एविडेंस तक भी दिए हैं हाउ पाकिस्तान हैज बीन
यूजिंग टेररिज्म अगेंस्ट अस, ठीक है। आफ्टर मैथ एंड स्टेटस, अगर आफ्टर मैथ स्टेटस की बात करें, द डिक्लेरेशन वाज सीन एज अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, किसमें, इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप में, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप थी, हमारे बीच में रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बट लाहौर डिक्लेरेशन से सबको ये उम्मीद लगी थी। लाहौर डिक्लेरेशन वाज साइंड इन फरवरी 1919 और हम देखते हैं तुरंत ही मई 99 में कारगिल में पाकिस्तान अपने ट्रू कलर्स वापस दिखा देता है, ठीक है। आफ्टर मोर देन 2 months of brutal war, the Indian forces reclaimed the crucial peaks. Pakistan faced another humiliating defeat. Not like anything changed after it. Pakistan still remains Pakistan, right? However, ये दिखाता है इनकंसिस्टेंसी कि फरवरी में आप कह रहे थे विल कोऑपरेट, विल कोऑर्डिनेट, हम पीस कर रखेंगे, हम म्यूचुअली को एग्जिस्ट करेंगे, विल बी म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, एंड जस्ट 4 months later you end up doing something that's completely against what you promised. So internationally जब आप इस तरीके की inconsistency दिखाते हैं, as a country you lose your weight in international discussions. जो internationally geopolitical table पर आप बैठते हैं, अगर if you have been an inconsistent nation, you end up losing your integrity, your legitimacy, basically your weight, your image. Prime Minister Vajpayee's visit to Lahore by bus, this was one very, it became somewhere a symbol of hope कि पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में अब नॉर्मलसी आएगी। However, ऐसा नहीं हो पाया। Despite the positive momentum, एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट किया लाहौर डिक्लेरेशन ने, मगर मिड 1919 में हम देखते हैं कारगिल वॉर शुरू हो जाता है। उसके बाद में जो है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस और भी खराब हो जाते हैं। However, ये जो हमारा डिक्लेरेशन है, हम ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो हमारा लाहौर डिक्लेरेशन है स्टिल रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट। जो इंडो पाक रिलेशंस है उनमें हम देखते हैं शुरू से, चाहे ताशकंद अग्रीमेंट है ऑफ 1966, उसके बाद शिमला अग्रीमेंट ऑफ 1972 एंड देन लाहौर डिक्लेरेशन ऑफ 1999। ऑल्दो ये समय समय पर इनकी अपनी इंपॉर्टेंस रही है, बट अगर अब करंटली हम देखें, हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं, तो इन तीनों ही अग्रीमेंट्स ने हमें इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं जो आज भी हमारा जो एथिकल एक फ्रेमवर्क हम फॉलो करते हैं इंटरनेशनली, जब बायलेटरली या मल्टीलेटरली अगर हम कंट्रीज के साथ एंगेज करते हैं ऑन द इंटरनेशनल सिनेरियो, हम कोशिश करते हैं कि हम इस फ्रेमवर्क को जो है, इस फ्रेमवर्क को हम ध्यान रखें और इसको हम वायलेट ना करें। सो नाउ आई हैव टू सम इट अप फॉर यू। हमने देखा कि आफ्टर मैथ कैसे रहा, उसके पहले हमने देखा था कि इसके की प्रोविजंस क्या हैं, कैसे इसका जो है क्या मतलब की हाइलाइट्स हैं, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द लाहौर डिक्लेरेशन व्हिच वाज साइंड बिटवीन इंडिया and Pakistan in the year 1999. So after this class I am hopeful that you have learnt कि लाहौर डिक्लेरेशन एक्चुअली ट्रीटी एग्जैक्टली है कैसी, मतलब कैसी ट्रीटी थी, क्या पीस ट्रीटी थी, क्या वॉर के बाद में हुई थी। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो वॉर के बाद नहीं हुई, बल्कि इस ट्रीटी के थोड़े देर समय बाद में एक वॉर हो गया। So Lahore Declaration is different from other international agreements that way. Lahore Declaration was signed in 1999 इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। So you have a good idea कि लाहौर डिक्लेरेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कब साइन हुआ, किसके बीच साइन हुआ, क्यों साइन हुआ, और राइट उसके मेन हाइलाइट्स क्या थे, उसके की प्रोविजंस क्या थे, और भारत और पाकिस्तान के जो आपस में जो संबंध हैं उनके ऊपर इसका क्या असर हुआ। So I hope the class was helpful that way. जय हिंद।